हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका अरस्तू चल रहा था। अरस्तू की ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद आपका अरस्तू ख़त्म हो जाएगा। तो आपके फिर जो नेक्स्ट दार्शनिक हैं, फिलोसोफर हैं, उनके मत और विचार हम लोग देखेंगे। जैसे लोजाइनस और प्लेटनस, इन सब के विचार देखेंगे और उनके सिद्धांत देखेंगे क्या क्या दिए हुए हैं। तो देखते हैं अरस्तू ने क्या कहा हुआ है। तो इस वीडियो के बारे में बताऊंगी, पर पहले देख लेते हैं कि आपको लास्ट वीडियो मैंने क्या भेजी थी, वो रिमाइंड कराऊंगी ताकि आप लोग को याद रहे कि किस नोट्स के बाद हमें क्या कंटिन्यू रखने हैं। तो इसीलिए मैं आपको लास्ट वीडियो हमेशा रिमाइंड कराती हूँ थोड़ा सा। तो देखो, बताया था आपको प्रोफेसर बूचर ने, अरस्तू के व्याख्याकार थे ये प्रोफेसर बूचर, और उन्होंने विरेचन को कला सिद्धांत माना था। जो अरस्तू ने कला का विरेचन का सिद्धांत दिया था, विरेचन आपको बताया था कि शुद्धिकरण विरेचन का मतलब इन्होंने बोला है। तो विरेचन को कला का सिद्धांत माना है और सौंदर्य अनुभूति एवं आनंद दर्शक व कलाकार दोनों को ही मिलता है। कलाकार को कला सृजन से और कला के अनुभव से। अब देखो, जो सौंदर्य की अनुभूति होती है तो ये बता रहे हैं कि देखने वाले दर्शक को भी मिलती है और जो बनाता है कलाकार उसको भी मिलती है। बस फ़र्क इतना है कि दोनों को अलग अलग प्रकार की अनुभूति होती है। कलाकार को कला सृजन करके बना के उसको चित्र बना के उसको जो है आनंद की अनुभूति मिलती है और दर्शक को देख के मिलती है। तो दोनों को सौंदर्य की अनुभूति होती है, बस दोनों के जो है अलग अलग प्रकार से दोनों अनुभव करते हैं। मनोभाव उज्ज्वलित होकर शांत हो जाते हैं, मानसिक संतुलन और कलात्मक संतोष मिलता है। तो कलाओं को देख के क्या होता है, मनोभाव उज्ज्वलित होते हैं और शांत हो जाते हैं, और मानसिक जो संतुलन है उसको कलात्मक संतोष प्रदान होता है कलाओं को देख के। तो देन आपका फिर नेक्स्ट हेडिंग बताई थी मैंने, सौंदर्य क्या है। अरस्तू के अनुसार सौंदर्य क्या है। अरस्तू के अनुसार सौंदर्य उचित समय और उचित व्यवस्था से उत्पन्न होता है। सौंदर्य आकृति में होता है। तो देखिए, अरस्तू ने कहाँ पर आकृतियों में सौंदर्य को बताया हुआ है, और ये बताते हैं कि जो सौंदर्यता है वो उचित समय पर और उचित व्यवस्था में उत्पन्न होती है। अपने ग्रंथ मेटाफिजिक्स में अरस्तू ने कहा, सौंदर्य उपयोगिता से भिन्न है, इन दोनों को समान नहीं माना जा सकता। तो जैसे प्लेटो ने बताया था कि सौंदर्य उपयोगिता है, उन्होंने बताया था कि जो चीज़ें उपयोगी हैं वही सुंदर है। तो इनके अनुसार ऐसा कुछ नहीं है, उपयोगिता से भिन्न है। इन्होंने इनका जो मेटाफिजिक्स ग्रंथ है, आपको अरस्तू के 3 ग्रंथों के नाम भी बताए थे, जिसमें से एक तत्वमीमांसा था, तो उसको मेटाफिजिक्स कहते हैं। तो इन्होंने उसमें बताया हुआ है कि जो सौंदर्यता है वो उपयोगिता से भिन्न है, इन दोनों को समान नहीं माना जा सकता। देन आपका अरस्तू ने सौंदर्य की 3 विशेषताएं भी बताई थी। तो आपको बताया था मैंने वो 3 विशेषताएं कौन कौन सी थी। एक था निश्चित आयाम, और दूसरा था संतुलन या सममिति, थर्ड था आपका सामंजस्य। तो निश्चित आयाम में आपको बताया था मैंने कि जो आयाम होता है, जो मेजरमेंट आप लोग लेते हैं, वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, ना बहुत बड़ा होना चाहिए ना बहुत छोटा होना चाहिए, बीच का माध्यम होना चाहिए, वो तभी सुंदर लग सकता है। तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें मैंने समझाई भी थी लास्ट वीडियो में। तो सेकंड है आपका संतुलन या सममिति। कला में परस्पर अंगों में संतुलन व सममिति होती है, तभी वह सुंदर लगेगी। जैसे आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें अगर बैलेंसिंग नहीं होगी तो वो चीज़ें सुंदर नहीं लगेंगी। जैसे कि आपको मैंने एक लैंडस्केप या फिर एक फ्रेम के बारे में बताया था एग्जाम्पल के तौर पे कि कैसे संतुलन उसमें करते हैं चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई थी। और सामंजस्य किसी भी कलाकृति, वस्तु, चित्र, काव्य आदि का निर्माण विभिन्न अंगों या अवयवों को मिलाकर किया जा सकता है, जिससे उसमें सामंजस्य बना रहे। तो इन अंगों में व्यवस्था या सामंजस्य से हो तभी अवयवों की व्यवस्था सुंदर लगती है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जब तक उसमें सामंजस्य ना हो, चीज़ों का कोऑर्डिनेशन एक साथ ना हो, एक दूसरे से वो लिंक ना हो चीज़ें, तो वो अच्छी नहीं लगती, उनमें सामंजस्य नहीं होता है। सौंदर्य के अनुभव में लालसा, वासना, उपयोगिता का विचार नहीं होता है। जो चीज़ें हमें सुंदर लगती है, क्या होता है उसमें उपयोगिता बोल रहे हैं कि नहीं होती है, लालसा नहीं होती, वासना नहीं होती, वो हमें बस एक अनुभव देती है जो आनंद प्रदान करता है। अरस्तु ने सौंदर्य और शिव में भी भेद किया हुआ है। इन्होंने कहा है कि सौंदर्य वह है, शिव है जो आनंदप्रद है, क्योंकि वह शिव है। तो अरस्तु ने शिव में भी भेद उत्पन्न किया हुआ है। और क्या मानते हैं, जो चीज़ें आनंदप्रद हैं वही शिव हैं, क्योंकि वह शिव है। सौंदर्य का स्वादन नेत्रों द्वारा होता है, इसलिए वह शिव कल्याण है, सत्य या उपयोगिता से संबंध नहीं होता है। तो ये बोल रहे हैं कि सौंदर्य शिव से अलग भिन्न है। क्यों, कैसे भिन्न है? क्योंकि जो सौंदर्य का स्वादन है वो नेत्रों के द्वारा होता है, और शिव क्या है, वो कल्याणकारी हैं, सत्य और उपयोगिता से अलग है। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि सौंदर्य जड़ और शिव क्रियाशील हैं, इसलिए भी दोनों अलग अलग हैं। तो शिव को क्या मानते हैं, जो है ये क्रियाशील मानते हैं, और सौंदर्य को जड़ मानते हैं। तो इसीलिए उन दोनों को अलग अलग बताया हुआ है। संगीत और नृत्य, ताल और
अनुकरण करते हैं। अरस्तु के अनुसार नाट्य सर्वोपरि है कहा, सर्वोपरि कला कहा है, क्योंकि इसमें नृत्य संगीत भाव सब निहित होते हैं। तो अरस्तु ने क्या कहा हुआ है, नृत्य भी हो, जिसमें ताल भी हो, ये सारी चीज़ें हों, तो इन्होंने उसको नाट्य को सर्वोपरि माना है। क्यों? क्योंकि इसमें सारी चीज़ें होती हैं, नृत्य संगीत और भाव, ये सारे नाट्य में होते हैं, तो इन्होंने अरस्तु ने इसको नाट्य को सबसे सर्वोपरि माना है। अब आगे देखते हैं कि क्या है अरस्तु के विचार। अरस्तु का एक कथन आचरण में डालने वाला है कि सभी कला में सौंदर्य होता है, किंतु सौंदर्य का लक्ष्य नहीं होता। अब देखो, ये जो इनका कथन है, सौंदर्य ने ये कोटेशन कहा हुआ है, तो इनका क्या कथन है कि सभी कला में सौंदर्य होता है। जो कलाएं होती हैं उन सब में क्या होता है, सौंदर्य होता है, किंतु सौंदर्य का लक्ष्य नहीं होता। मतलब हम जो चीज़ें बनाते हैं, ये नहीं सोचते कि हमने सामने वाले को ये सुंदर लगेगी ही, हम अपनी सौंदर्यता के लिए बनाते हैं, हमें अच्छा लगता है इसलिए वो हम बनाते हैं। तो यही कह रहे हैं कि सभी कला में सौंदर्य होता है, सभी कलाओं में सौंदर्य होता है, क्योंकि आप अपने मन से बनाते हो तो आपको उससे अनुभूति प्राप्त होती है, तो आपके हिसाब से तो वो सुंदर हुई। अब सामने वाले को नहीं सुंदर लग सकती, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो यही कह रहे हैं, इनका ये जो कथन है वो ये कहना चाह रहे हैं कि सभी कला सौंदर्य होती हैं, सभी कलाओं में सुंदरता होती है, किंतु सौंदर्य का लक्ष्य नहीं होता, कि उनका जो लक्ष्य है वो अपने तक सीमित रहता है आर्टिस्ट का, जो दूसरों तक नहीं पहुंच पाता कभी कभी। तो यही कह रहे हैं कि सौंदर्य का लक्ष्य नहीं होता। मूल रूप से कला वास्तविकता का अनुकरण है, यह स्वतंत्र कला है। तो क्या बता रहे हैं, कला को वास्तविकता का अनुकरण है, जो चीज़ें आप सोचते हैं वही चीज़ें आप बनाते हैं, यह स्वतंत्र होती है। कलाएं क्या है, स्वतंत्र होती हैं। तो ऐसा अरस्तु ने बोला हुआ है। यहाँ एक सुनिश्चित चेतन क्रिया है, यह महानता और सार्वभौमता पाती है। तो ये जो है कलाएं जो हैं वो क्या है, एक सुनिश्चित चेतन क्रिया है। आपके दिमाग में जो चीज़ें चलती हैं वो चीज़ें आप बनाते हो, और यह महानता और सार्वभौमता पाती हैं। जो आपकी फीलिंग्स उस पर जो है किसी पेपर पे आप उतारते हो, तो क्या होता है, उसमें महानता होती है और सार्वभौमता पाई जाती है। अरस्तु का सौंदर्य शास्त्र तत्व मीमांसा पर आधारित है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि मेटाफिजिक्स में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो वही तत्व मीमांसा ही है मेटाफिजिक्स। तो इनका जो सौंदर्य शास्त्र है वो पूरा कहाँ पर आधारित है, तत्व मीमांसा पर आधारित है। तत्व मीमांसा मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ, और जूम मीटिंग पे अक्सर समझाती ही रहती हूँ कि क्या है। तो आगे देखते हैं कला और सौंदर्य पर अरस्तु और प्लेटो के भेद। अब ये जो कला और सौंदर्य है, इन पे दोनों के भेद प्रकट किए गए हैं, किसके, प्लेटो और अरस्तु के। तो आप सबको पता है कि अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। तो प्लेटो परम सुंदर तत्व को स्वीकार करते हैं, जो सारे सौंदर्य का प्राथमिक स्रोत है। अरस्तु किसी प्राथमिक स्रोत को स्वीकार नहीं करते हैं। तो प्लेटो किसको, इन दोनों में भेद बताया गया है कि किस प्रकार दोनों में भेद है। तो प्लेटो जो है वो किसको सुंदर मानते हैं, प्राथमिक स्रोत को सुंदर मानते हैं, जबकि ये जो है प्राथमिक स्रोत को स्वीकार नहीं करते हैं अरस्तु। प्लेटो के अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम सब परस्पर मिले हुए हैं, किंतु अरस्तु शिवम और सुंदरम और शिवम को परस्पर संबंधित नहीं मानते हैं। तो प्लेटो का मैंने आपको बताया था सत्यम शिवम सुंदरम का सिद्धांत है। तो ये सौंदर्य में ये तीनों चीज़ देखते हैं, लेकिन अरस्तु ने इन तीनों चीज़ों को अलग अलग बताया हुआ है कि ये तीनों चीज़ें भिन्न हैं। तो शिवम और सुंदरम और शिवम को परस्पर ये संबंधित नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि अरस्तु के अनुसार सौंदर्य में आकार होता है और शिव गति में, इसीलिए इसको परस्पर मिलाना संभव नहीं है। तो देखिए ये क्या मानते हैं कि जो सुंदरम है, जो सुंदर है, उसमें आकार होता है, और जो शिव होते हैं उनमें गति होती है। मतलब वो एक प्रकार से कभी रह ही नहीं सकते, एक आकार में रह ही नहीं सकते। तो यही कह रहे हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम तीनों को संबंधित नहीं किया जा सकता है सुंदरता से, इसीलिए इनको परस्पर मिलाना संभव नहीं है। प्लेटो उपयोगिता में सौंदर्य मानते हैं, किंतु अरस्तु सौंदर्य को उपयोगिता, अच्छाई और सत्य से भिन्न मानते हैं। अब देखिए प्लेटो ने आपको बहुत बार बताया कि उपयोगिता में सौंदर्य माना है, बढ़ई का एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया हुआ था कि कैसे बढ़ई उपयोगी चीज़ें बनाता है तो कैसे वो सुंदर लगती हैं, किंतु अरस्तु सौंदर्य को उपयोगिता, अच्छाई और सत्य से भिन्न मानते हैं। तो अरस्तु नहीं मानते हैं कि जो चीज़ें उपयोगी हैं वही सुंदर हो सकती हैं।
तो इनका जो विचार है वो भिन्न है प्लेटो से। प्लेटो ने नकलची प्राकृतिक की निंदा की, जबकि अरस्तु ने कला की नकल को मनुष्य की मूल प्रवृत्ति और पवित्र कर्तव्य माना है। अनुकरण बुरा नहीं है। तो आप सभी को पता है, डिस्कस करती आ रही हूँ लगातार, मैं कंटिन्यू वही चीज़ें बताती हूँ और जूम मीटिंग पे भी सेम चीज़ें मैं बताती रहती हूँ कि प्लेटो ने नकलची कला की निंदा की है कि कलाकार जो है वो अनुकृति करता है, नकल करता है, नकलची होता है कलाकार। लेकिन जो अरस्तु हैं ये बताते हैं कि मनुष्य की वो मूल प्रवृत्ति होती है, कलाएं जो है वो मनुष्य के अंदर से निकलती हैं, तभी वो बनाता है, वो उसका कर्तव्य है कलाओं को करना। तो अनुकरण बुरा नहीं है अरस्तु के अनुसार। आगे देखते हैं, प्लेटो कला और कलाकार को दैवी उन्माद मानते हैं। अरस्तु के अनुसार कला दैवी उन्माद नहीं, सुनियोजित क्रिया है। अब देखिए प्लेटो ने क्या माना है, दैवीय उन्माद, जैसे जो चीज़ें भगवान बनाता है ईश्वरी द्वारा जो बनाई गई हैं, तो वो चीज़ें अनुकरण करता है एक कलाकार। तो इसीलिए इन्होंने कलाकार को क्या माना है, देवी उन्माद माना है। अरस्तु के अनुसार कलाकार जो है वो देवी उन्माद नहीं होता है, वो सुनियोजित क्रिया करता है, अपने अनुसार चीज़ों को ढालता है और फिर उसको बनाता है। तो अरस्तु ने ऐसा बोला है। प्लेटो का दृष्टिकोण समन्वयवादी संश्लेषण का मत था, अरस्तु का मत अधिक बुद्धिवादी विश्लेषणात्मक था। अब देखिए प्लेटो के दृष्टिकोण से जो चीज़ें उन्होंने बनाई वो उनके हिसाब से ठीक थी, उनके मतानुसार ठीक थी। लेकिन अरस्तु का जो मत था, जो प्लेटो के बाद अरस्तु ने दिया था, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिवादी बताया गया है और उसका विश्लेषणात्मक था, मतलब उसको इन्होंने एनालाइज किया हुआ था। किसको, प्लेटो के जो विचार थे उनको। संक्षेप में कहा जाए तो प्लेटो और अरस्तु किनारे के दो छोर हैं, आत्मवाद और बुद्धिवाद। उनसे ही दो नई विचारधाराएं निकली हैं, आदर्शवादी और यथार्थवादी। प्लेटो ने कला को आदर्शवादी पक्ष लिया और अरस्तु ने यथार्थवादी पक्ष लिया। जैसे कि मैं बता रहे हैं कि संक्षेप में ये इन्होंने एक ऐसे कोटेशन टाइप की या फिर उनको एक टैगलाइन टाइप का बताया हुआ है कि इनको दो छोर माना है, कि मतलब इन दोनों का कोई मैच ही नहीं है, एक उस छोर पे एक इस छोर पे, तो दोनों छोर पे अरस्तु और प्लेटो को दोनों छोर पे माना गया है। छोर मतलब किनारे होता है। और आत्मवाद और बुद्धिवाद, तो आत्मवाद प्लेटो का है और बुद्धिवाद अरस्तु का है। तो उनसे ही दो नई विचारधाराएं निकली हैं, इन दोनों से ही दो नई विचारधाराएं निकली हैं, आदर्शवादी और यथार्थवादी। तो प्लेटो को सबको पता है, आप लोग को पहले भी बता दिया था, आइडियलिज्म जो है वो प्लेटो का है। तो प्लेटो कला का आदर्शवादी सिद्धांत मानते हैं और अरस्तु यथार्थवादी सिद्धांत मानते हैं। लगभग 2000 वर्षों तक पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में कोई इन दोनों के समान विचारक पैदा नहीं हुआ है। तो ये दोनों जो विचारक थे प्लेटो और अरस्तु, तो ऐसा इनके बारे में कहा गया है कि जो वेस्टर्न एस्थेटिक है, जो पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र है, तो इन दोनों के मुकाबले या इन दोनों के समान विचारक 2000 वर्ष तक लगभग यहाँ पे पैदा ही नहीं हुए थे। इनके इतने जो विचार थे सौंदर्य शास्त्र को लेके, इतने इन्होंने विस्तार से दिए हुए थे। तो इनकी ये जो है एक तरह से इनका कंपैरिजन कर रहे हैं कि इनके समकक्ष कोई था ही नहीं 2000 वर्षों तक। तो ये आपका अरस्तु खत्म हुआ। अब आपका जो नेक्स्ट दार्शनिक है वो मैं स्टार्ट कर दूंगी। तो उसमें जो है प्लेटिनस भी है आपका, पहले प्लेटिनस पढ़ाऊंगी या फिर आपके दो एक साथ हैं, तो देखेंगे हम कौन से पढ़ते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आई हो, अरस्तु से रिलेटेड अभी तक जो मैंने जितना पढ़ाया है, तो वो आप मुझसे जूम मीटिंग पर डिस्कस कर सकते हैं या फिर मुझे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।